2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने मोदी सरकार को विपक्ष के आगे मजबूर कर दिया, क्योंकि अब विपक्ष इतना ताकतवर है कि मोदी सरकार को उसके आगे झुकना ही पड़ता है, या कह सकते हैं कि विपक्ष सरकार के मंसूबों को पूरा ही नहीं होने देता। और अब एक बार फिर ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। विपक्ष एकजुट हो गया है और एकजुट होकर मोदी सरकार के मंसूबे पर पानी फेरने जा रहा है। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर सरकार की मंशा क्या है, जिसे फेल करने की रणनीति विपक्ष ने तैयार कर ली है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर विपक्ष का प्लान क्या है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से पेश किए गए संविधान संशोधन विधेयक, जो गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिनों से ज्यादा जेल में रहने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पद से इस्तीफा देने या मुक्त करने का प्रावधान करता है, उसने विपक्षी दलों को एकजुट कर दिया है। इस विधेयक पर विचार करने के लिए गठित होने वाली संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में शामिल न होने का बड़ा ऐलान विपक्ष ने पहले ही कर दिया है। ये फैसला न केवल संसदीय प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है, बल्कि लोकतंत्र की नींव को हिलाने वाला कदम भी माना जा रहा है। कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना यूबीटी और अब एनसीपी शरद पवार गुट के समेत प्रमुख विपक्षी दलों ने इस बहिष्कार की रणनीति अपना ली है। सबसे पहले इस विधेयक के बारे में जान लेते हैं। तो ये विधेयक संविधान के अनुच्छेद 75(1)(b) और 75(1)(b) में संशोधन प्रस्तावित करता है, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की योग्यता और अयोग्यता से संबंधित है। मुख्य प्रावधान ये है कि अगर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री गंभीर आपराधिक मामलों जैसे कि किसी की जान लेना और दुष्कर्म करना, भ्रष्टाचार या राष्ट्रद्रोह जैसे मामलों में जुड़ा हुआ है, उसमें ऐसे अपराध में आरोपी है और अदालत की तरफ से 30 दिनों से ज्यादा जेल वारंट जारी किया जाता है, तो उन्हें तत्काल पद से इस्तीफा देना होगा या फिर संसद और विधानसभा की तरफ से उसे पदमुक्त कर दिया जाएगा। और इसी विधेयक पर विपक्ष जबरदस्त विरोध कर रहा है। विपक्ष अलग अलग आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना यह है कि ये सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्य की सरकारों के लिए लाया गया है, बीजेपी विरोधियों के लिए लाया गया है, या फिर एनडीए में जो सहयोगी दल हैं उन पर दबाव बनाने के लिए, उनको नियंत्रण में करने के लिए लाया गया है। और इसीलिए विपक्ष का जब विरोध बढ़ता गया तो इस विधेयक को जेपीसी को भेज दिया गया। जेपीसी का गठन लोकसभा स्पीकर के आदेश पर होगा, आप सभी जानते हैं, और विपक्ष का मानना है कि यह बिल राजनीतिक प्रतिशोध का हथियार है। विपक्ष का कहना है कि 30 दिनों का प्रावधान मनमाना है और निर्दोषों को सजा दे सकता है, क्योंकि अदालतों में मामले लंबे चलते हैं। उदाहरण के तौर पर विपक्ष ने केसरीबाई बनाम भारत संघ यानी 2011 जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया, जहां अपराध साबित होने से पहले तक निर्दोष माने जाने का सिद्धांत दोहराया गया है। अब यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, और वो ये कि जो सरकार ये विधेयक लेकर आई है, उसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने खुद इस बिल को लोकसभा में पेश किया था, वो ये कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले ही इस्तीफा दिया था। और इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि उनके खिलाफ जो मामला बनाया गया वो पूरी तरह से फर्जी था। कोर्ट में ये साबित भी हो गया। लेकिन शाह अपने ही बयान में फंसते हुए अब दिखाई दिए, क्योंकि अमित शाह जिस केस को फर्जी बता रहे हैं उसमें उन्हें 3 महीने के लिए जेल जाना पड़ा था। यानी अगर किसी को फर्जी मामले में फंसा दिया जाए तो 30 दिन से ज्यादा वक्त तो आसानी से जेल में भेजा जा सकता है, जब तक अदालत उसे जमानत देगी। और अगर शर्तें अमित शाह को मिली जमानत जैसी होती हैं, जिनमें उनके गृह राज्य में प्रवेश पर ही रोक लगा दी गई थी, तो फिर कुर्सी तो जाएगी ही जाएगी और जमानत मिलने के बाद भी नहीं मिल पाएगी। जबकि अब तो पीएमएलए कानून में ऐसे सख्त प्रावधान कर दिए गए हैं कि किसी के लिए 6 महीने तक जमानत हासिल करना ही मुश्किल है। जबकि सियासी दल से जुड़े लोगों के खिलाफ ईडी की सफलता दर 5% भी नहीं है। ईडी की तरफ से जो कार्रवाई होती भी है तो उसका शिकार 95% लोग विपक्षी दल से जुड़े हुए होते हैं। यानी ईडी को लेकर अब ये कहा जाने लगा है कि वो सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं पर ही कार्रवाई करती है, वो भी केंद्र सरकार के इशारे पर। ऐसे में अमित शाह के बयान से ही साफ है कि अगर ये बिल कानून बन गया तो बीजेपी किसी भी राज्य के सीएम को आसानी से हटा देगी, और इसलिए विपक्ष इस कानून के रास्ते में खड़ा हो गया है। हालांकि अभी जेपीसी के गठन की प्रक्रिया अधर में है, लेकिन विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो इसमें भाग नहीं लेंगे। ये ऐलान एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया, जहां विपक्षी नेताओं ने कहा कि जेपीसी सरकार के इशारे पर चलेगी और उनकी आवाज दबी रहेगी।
सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस ने बहिष्कार का ऐलान किया। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा, यह बिल बंगाल के मुख्यमंत्री को निशाना बनाने की साजिश है। हम जेपीसी में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां न्याय नहीं मिलेगा। टीएमसी के 23 सांसदों का बहिष्कार जेपीसी की संरचना को प्रभावित करेगा। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी ऐसा ही ऐलान किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, मोदी सरकार विपक्षी नेताओं को जेल भेजकर पद से हटाना चाहती है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार को कमजोर करने का ये प्रयास है। हम जेपीसी का बहिष्कार करेंगे और जनता की अदालत में लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के 37 सांसद विपक्ष की ताकत बढ़ाते हैं। अरविंद केजरीवाल, जो खुद कई मामलों में आरोपी हैं, उन्होंने कहा कि नए बिल तानाशाही का प्रतीक है। 30 दिनों का नियम निर्दोषों को सजा देगा। आप जेपीसी में शामिल नहीं होगी और पंजाब और दिल्ली में आप सरकारों के लिए ये मुद्दा संवेदनशील है। इसी तरह शिवसेना यूबीटी का फैसला महाराष्ट्र राजनीति को हिला देने वाला था। उद्धव ठाकरे ने कहा, बीजेपी ने महाराष्ट्र में साजिश की, अब केंद्र स्तर पर है, हम जेपीसी का बहिष्कार करेंगे। और संजय राउत ने ट्वीट कर कहा कि ये विधेयक तो लोकतंत्र की हत्या है। इसी तरह कांग्रेस ने इसे विपक्षी एकता का प्रतीक बता दिया। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जेपीसी सरकार की कठपुतली बनेगी, हम बहिष्कार करेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा, यह बिल विपक्ष को कुचलने का हथियार है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट ने सुप्रिया सुले के माध्यम से चिंता जताई। सुले ने कहा, पीएमएलए जैसे कानून पर्याप्त हैं, 30 दिनों का प्रावधान असंवैधानिक है, व्यक्ति निर्दोष साबित होने तक निर्दोष है। शरद पवार के गुट ने आगे कहा कि हम जेपीसी में नहीं जाएंगे। अजीत पवार गुट के बीजेपी समर्थन के बावजूद शरद गुट विपक्ष में मजबूत है। ये संयुक्त ऐलान विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया की सफलता का संकेत है। विपक्ष ने कहा, जेपीसी के बिना विधेयक पास नहीं होगा और वो संसद के बाहर आंदोलन करेंगे, क्योंकि विपक्ष का मानना है कि जेपीसी निष्पक्ष नहीं होगी। लोकसभा में बीजेपी का बहुमत होने से समिति सरकार के पक्ष में रहेगी। दूसरा, विधेयक को राजनीतिक हथियार माना जा रहा है और विपक्ष के बहिष्कार से जेपीसी की वैधता पर सवाल है। सरकार की चुनौतियां बड़ी हैं। राज्यसभा में विपक्ष मजबूत है, जहां विधेयक अटक सकता है। अगर जेपीसी केवल बीजेपी सदस्यों वाली हुई तो रिपोर्ट विवादास्पद बनेगी, यानी उस पर बवाल होगा और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो जाएगी, जैसा कि 2015 के भूमि अधिग्रहण बिल पर भी हुआ था। चुनावी नुकसान का खतरा भी है क्योंकि विपक्ष इसे तानाशाही का मुद्दा बना रहा है। वहीं विपक्ष का जो ये ऐलान है, ये एकजुटता दिखाता है। महाराष्ट्र, बंगाल, यूपी जैसे राज्यों में स्थानीय मुद्दों से इस पर जुड़ाव बढ़ेगा। वहीं कांग्रेस की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि एनडीए में भी बहुत से लोग हैं जो इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, यानी उनका भी मानना है कि इस बिल से सिर्फ बीजेपी अपने फायदे का काम करेगी और सिर्फ विपक्ष को, विरोधियों को दबाने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस का दावा है कि इस बिल का प्रधानमंत्री पर कोई असर नहीं होगा। जब पूरा सिस्टम उनका गुलाम बन चुका है तो प्रधानमंत्री को कौन छू सकता है। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि 11 साल हो गए सरकार चलाते हुए, कितने कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या और कोई बीजेपी नेता के खिलाफ केस हुआ। ये विपक्ष को फंसाने के लिए और दुरुपयोग होने के लिए बिल लाया गया है। यानी विपक्ष की एकजुटता देखते हुए कहा जा सकता है कि इस विधेयक को लाने की मोदी सरकार की मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।